हाउ आर यू। मेरे ख्याल से पिछले वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। देख रहे होंगे जीवी एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा और सारी वीडियोस देखी भी होंगी और सारी इन्फॉर्मेशंस को ग्रास्प भी किया होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सीखना है उन वीडियो से, नॉट ओनली जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। यू आर नॉट गोइंग टू वॉच दिस, यू हैव टू क्रैक द एग्जाम्स। ठीक है, तो आपको उनको ये आपके लिए क्यों है, दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट्स। हम चाहते हैं कि आप इन वीडियोस को देखें, आप इनसे कुछ सीखें और लाइफ में आप वो अचीव कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए है आपके लिए। तो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए जो हम आपका ज़रिया बने हैं उस ज़रिए को आप कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बच्चों, अभी हमने हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स लिए, देन हमने सिविक्स का लास्ट टॉपिक लिया और अब मैं एक ज्योग्राफी का टॉपिक लेना चाहूँगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत अच्छा है, जो आपको बहुत मज़ा आएगा जिसे पढ़ के। और उस टॉपिक का नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज, मेरे ख्याल से ड्रेनेज के बारे में तो सबको ही पता होगा कि ड्रेनेज क्या होता है। ठीक है, ड्रेनेज का मतलब होता है नदियों का एक तंत्र। ठीक है, तो जो नदियाँ होती हैं, आपको पता है कोई भी नदी जो है वो अपने आप में ऐसा नहीं होता जहाँ से वो निकलती है और एंड तक वो बहती चली जाए और वो अकेले बह रही है, नहीं। तो एक नदी जो होती है वो निकलती है, एक बहती हुई जाती है और जहाँ से वो निकलती है उसके बाद किसी न किसी वाटर बॉडी में जाके उसको मिलना होता है। ठीक है, तो हम इस रिवर के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम, अगर हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम ड्रेनेज का नाम देते हैं। तो अगर हम ड्रेनेज कहें तो व्हाट इज ड्रेनेज? अ ड्रेनेज इज दैट एरिया दैट इज ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। ठीक है, अ एरिया दैट इज ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज नॉन एज द ड्रेनेज। ठीक है, सो नॉन एज रिवर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो बात की ड्रेनेज सिस्टम की, उसके बीच में एक लाइन आई है जिसको आप, एक सिंपल सा वर्ड आया, दैट इज कॉल्ड द रिवर सिस्टम। अब आपको पता होना चाहिए रिवर और रिवर सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, रिवर, एक किसी भी नदी को हम रिवर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगा इज अ रिवर। लेकिन गंगा जो है वो अकेले नहीं बहती है, जब वो ओरिजिनेट होती है और जब वो जाके बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है गंगा सागर में, तब तक उसके साथ बहुत सारी रिवर्स आके जुड़ चुकी होती हैं। तो ऐसे रिवर्स को जो अपने साथ साथ उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसको आके ऐड कर लेती हैं, उसको हम रिवर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो रिवर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज रिवर सिस्टम? अ रिवर along with tributaries, along with its tributaries is known as river system. ठीक है, अब आप बोलोगे ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखते हैं कि रिवर सिस्टम इसको क्यों कहा गया। ठीक है, एक रिवर जब अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ जाके जब
वो ड्रेन करती हुई एक सिंगल रिवर। अब हमने क्यों कहा, अब हम एग्जांपल एक लेके चलते हैं कि इसको ट्रिब्यूटरीज कौन हुई, उसके साथ जो आके नदियाँ मिल गई, ठीक है, उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सहायक नदियाँ। क्या बोलेंगे? सहायक। वो एड कर रही हैं, यानी कि अपने पानी को उस नदी में मिला रही हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे हम अगर बात करें, अगर हम इंडियन रिवर सिस्टम की बात करें, उनमें से अगर हम फर्स्ट रिवर की बात करें, दैट इज द गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम। फिर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड द इंडस रिवर सिस्टम। द इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज दिस इज द ओनली वन, आपको पता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा है, द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब हम इन तीनों रिवर्स की बात करें, इनको रिवर सिस्टम कहा जा रहा है। आपने देखा इसमें कहीं यमुना नहीं आई, ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो नहीं आई। रिवर सिस्टम में हम इन तीन रिवर्स के बारे में बात करें, द गंगा रिवर सिस्टम, क्योंकि गंगा जो है ओरिजिनेट कहाँ से करती है? गंगोत्री से, और जाके मिलती कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। तो जब वो रिवर निकलती है वहाँ से लेके और एंड तक वो गंगा ही रहती है, जो नदी आती है वो गायब हो गई, इट इज डिसअपियर तो नहीं कहेंगे, उसके साथ मिल गई। नाम किसका चल रहा है? गंगा का चल रहा है, इसलिए ये गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। इंडस सिंधु घाट नदी जो इंडिया में तो बहती ही है, बट इसका मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो इंडिया के बाहर पाकिस्तान में बहता है, इसलिए इंडस रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र ये भी इंडिया में भी बहती है, लेकिन इसके साथ साथ इसका काफ़ी हद तक जो पार्ट है वो कहाँ बहता है? चाइना से होते, तिब्बत से निकलती है ये, और तिब्बत से होती हुई इंडिया में एंटर करती है, और उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये तीनों ही जो रिवर हैं ये रिवर सिस्टम्स इसीलिए कहला रही हैं क्योंकि इनके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ऐड हो जाती हैं रास्ते में, जिसको हम रिवर सिस्टम कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये रिवर सिस्टम समझ आ गया। अब मैं चाहूँगी कि आपको अकेले एक पर्टिकुलर एक रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल में बताऊं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा एक ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, एक रिवर सिस्टम क्या होता है, और रिवर सिस्टम कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी जो रिवर सिस्टम है, इससे पहले मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है। एक और टर्म आता है इसमें, हमने देखा ड्रेनेज बेसिन, हमने देखा रिवर सिस्टम, एक होता है वाटर डिवाइड। नाम से पता चल रहा है वाटर डिवाइड क्या है। एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है, वो यहाँ से बह के आ रही है, आते आते क्या होगा, रास्ते में उसको पहाड़ मिल गया। अब क्या होगा, वो यहाँ से बहेगी और आते हुए कुछ रिवर का पानी इधर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि सेम रिवर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। कोई भी एलिवेटेड एरिया, अगर ऊंचा एरिया आ जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि नदी का सारा पानी एक ही तरफ आ जाए, 2 भागों में 3 भागों में भी जा सकता है। ऐसे जो पार्ट्स होते हैं इनको हम वाटर डिवाइड का नाम देते हैं, ठीक है। तो जब व्हेन क्या होगा, एन एलिवेटेड एरिया when an elevated area separates किसको करेगा, टू ड्रेनेज, systems, ठीक है, टू ड्रेनेज systems is known as water divide, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है, हम ये क्या कह रहे थे,
ये जो है ये तो रिवर है, ठीक है, और ये जो मैंने बनाया है ये जो है ये हम इसको माउंटेन कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी माउंटेन क्या करेगा, रिवर्स को, जो मेन कोर्स ऑफ रिवर है उसका पानी, कुछ पानी तो इधर आ गया और कुछ पानी इधर आ गया, ठीक है। तो किसकी वजह से आया, दिस बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन, इस माउंटेन की वजह से आया, इसलिए इसको हम बोलेंगे वाटर डिवाइड, ठीक है। तो आप अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं या दो नदियाँ मिल भी सकती थी, ऐसा भी हो जाता है कि दो नदियाँ मिल सकती थी, लेकिन क्या हुआ कि बीच में कोई ऊंची पहाड़ी, कोई ऊंची एलिवेटेड एरिया आ गया जिसकी वजह से नदियों को अपना रास्ता बदलना पड़ा, तो ऐसे एरियाज़ को हम वाटर डिवाइड का नाम देते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे, मोस्ट प्रोबेबली NTSC में अगर क्वेश्चन आता है तो वो ये क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सी है, ठीक है। सो अगर हम बात करें अमेज़न, अमेज़न इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बेसिन, या इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज द अमेज़न। अब अमेज़न तो है ही, उसके अलावा अमेज़न रिवर, ठीक है, अमेज़न वो वाला अमेज़न नहीं जिसकी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो अमेज़न पर कई चीज़ें रिलेट करने के लिए, आपको बहुत याद रखने के लिए, कई बार आप भूल जाए तो आप याद कर सकते हो कि किसी चीज़ को किसी से को रिलेट करके बहुत अच्छे से याद किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम, ये तो रही वर्ल्ड की, ठीक है, अगर हम इंडिया के लार्जेस्ट बेसिन की बात करें, सो द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन in India is गंगा रिवर, ठीक है। अब हम कैसे देखेंगे कि ये गंगा रिवर कैसे है, हम इसकी लेंथ देखेंगे, हम इसकी विड्थ देखेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि लार्जेस्ट रिवर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन अगर हम बात करें इंडिया की गंगा है, और अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि अमेज़न इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम इसको फर्दर ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करके देखेंगे कि ड्रेनेज बेसिन्स एक्चुअल में इंडिया में कौन कौन सी है। अभी मैं आपको बात करी थी, हम 3 रिवर्स की बात कर रहे थे, रिवर सिस्टम्स की, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो हम इससे पहले हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो ड्रेनेज बेसिन है, क्या है, देयर आर 2 ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। एक जो होता है इसको हम बोलते हैं द हिमालयन, द रिवर्स, ठीक है। तो हिमालयन रिवर्स आ गए। अब हम हिमालयन रिवर्स के अलावा दूसरी अगर टाइप की रिवर की बात करें, दैट इज कॉल्ड द पेनिसुलर रिवर्स, ठीक है। द अब हिमालयन वो रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं कहीं ना कहीं, और दूसरी जो पेनिनसुलर है वो रिवर्स वो जो हमारे अगर हम थोड़ा सा साउथ की तरफ चले, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात, तो उस वाली जगह की जो रिवर्स है उसको पेनिनसुलर। आपको पता है पेनिनसुला किसे कहते हैं? पेनिनसुला एक ऐसी जगह होती है जिसका आप अगर इंडिया के नीचे वाले पार्ट को चेक करें तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे आपकी अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे क्या है आपका इंडियन ओशन है। तो ये क्या है, अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्या, बे ऑफ बंगाल। और अगर हम
नीचे की बात करें तो ये आ गया हमारा इंडियन ओशन। दिस इज नॉट अ परफेक्ट मैप। मैं सिर्फ आपको एक जो चीज़ समझाना चाहती हूँ कि पेनिनसुला किसे कहते हैं। तो वो पार्ट जिसके 3 साइड पानी हो और एक साइड अगर हम देख रहे हैं कि थ्री साइड से घिरा हुआ है, तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है इसको पेनिनसुलर पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो रिवर्स जो इस पार्ट में प्रेजेंट है इसको हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं, ठीक है। सो अब हमें 2 टाइप की रिवर ड्रेनेज बेसिन इंडिया में पता चला। एक तो हमारी रिवर्स है जो हमें कहाँ से मिलती हैं, हिमालय से, और दूसरी अगर हम बात करें वो हमें मिलती हैं पेनिनसुलर से, पेनिनसुलर इंडिया से, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना है कि इन दोनों रिवर्स में क्यों इन्हें अलग अलग क्यों डिवाइड किया गया है। तो इंडिया की ही रिवर्स, फिर इनको डिवाइड क्यों किया गया अलग अलग। तो अगर हम बात करें तो इन दोनों को डिवाइड करने के पीछे एक मकसद क्या है कि इनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब डिफरेंस हम देखेंगे कि क्या बेसिस है इनके डिफरेंसेस के। तो हम एक टैबुलर फॉर्म में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज द हिमालयन रिवर्स, ठीक है, और सेकंड हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन और पेनिनसुलर। अब हम हिमालयन रिवर की बात करें, ओरिजिनेशन देख लेते हैं। नाम से पता चल रहा है ये ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज। ठीक है, अब ये कहाँ से निकलेगा, पेनिनसुलर पार्ट से। ओरिजिनेट peninsular part of the India. Got it? Now, if we talk about the second difference of these two rivers, this is perennial in nature. Perennial, ठीक है। perennial का मतलब क्या होता है? Perennial is that these rivers are filled with water throughout the year because they originate from the Himalayas, and Himalayas is mostly covered with the glaciers. Okay, there are lofty of peaks of mountains and बहुत सारे वहाँ पे पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर बहुत सारी बर्फ़ है। तो throughout the year they receive water from these glaciers as well as from the rainwater. Okay, so they are getting water throughout the year. Okay, perennial is the throughout the year, all over the year. So that is why this is called, they are getting water from the glaciers and rainwater, means both. They are getting water throughout the year, glaciers through and as well as from the rainwater. If we talk about the peninsular rivers, these rivers they get, because there is no such a lofty mountains in the peninsular part of India, so that is why they are getting only the water from the rainwater, so that is why it is known as the seasonal rivers. पर सीजनल रिवर का मतलब ये नहीं है कि ये ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। इनका पानी जो है, जो वाटर वॉल्यूम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, जैसे जैसे सीज़न चेंज हो जाता है, बिकॉज मोस्टली दे डिपेंड ऑन द रेन वाटर, ठीक है। तो जब बारिश का मौसम होता है तब तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, लेकिन जैसे ही पानी कम हो जाता है, जैसे ही बारिश कम हो जाती है, इसका पानी जो है वो कम होता है। सो ये ज़्यादातर डिपेंड करती है रेन वाटर पे, तो सीजनल इन नेचर है अगर हम कहें तो। उसके बाद हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, दैट दीज आर, इफ वी टॉक अबाउट द हिमालयन रिवर्स, दीज आर लॉन्ग इन कोर्स। लॉन्ग इन कोर्स मीन्स लेंथ इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। वेरी लॉन्ग मीन्स if we compare with the peninsular rivers, these rivers are longer in length. Okay,
एंड ऑफ कोर्स हम इसके ऑपोजिट चलेंगे तो शॉर्टर इन कोर्स। शॉर्टर इन कोर्स, गॉट इट। सो इनका जो लेंथ है वो छोटा है और इनका लेंथ थोड़ा लंबा है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक जाती हैं प्लेन एरियाज में। अब आप देख सकते हैं, अभी मैंने जो मैप बनाया था, आपने क्या देखा, पेनिनसुलर पार्ट है ही बहुत पतला सा। तो नेचुरल सी बात है, आपने इंडिया और लोकेशन और साइज़ में पढ़ा होगा कि हमारी लेंथ ही कम है, तो जितना लेंथ होगा उसी के हिसाब से तो वो बहेगी ना, वहीं तक उनकी, जैसे ही वो वाटर बॉडी में जाके मिल जाती हैं उनका ख़त्म हो जाता है एग्जिस्टेंस। तो दैट इज़ वाई शॉर्टर इन कोर्स। नाउ अगर हम बात करें, क्योंकि ये लॉन्गर है, इनकी वेलोसिटी जो होती है हिमालयन रिवर्स की, क्योंकि पहाड़ों से निकल रही है, तो इनकी वेलोसिटी वहाँ बहुत तेज़ होती है, ठीक है। स्पीड जो है वो बहुत तेज़ होती है। अब स्पीड तेज़ होने की वजह से ये क्या करते हैं, इरोजन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। मच इन हिमालयन रिवर्स। ठीक है, जबकि क्योंकि ये एक तो शॉर्टर कोर्स में है, ठीक है, शॉर्टर कोर्स में होने की वजह से क्या है, वैसे ही ये बहुत थोड़ी दूर तक बह रही हैं। दूसरा क्या है कि ये इतना ज़्यादा सॉइल इरोजन नहीं करती हैं, इरोजन एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा नहीं करती हैं। इन्हीं हिमालयन रिवर्स की वजह से ये तो नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा। हिमालयन जो रिवर्स है अपने साथ जो इतना लेके आती हैं थी, ये सिल्ट लेके आ रही हैं और अपने साथ जितनी भी रिवर्स पैबल्स लेके आ रही हैं, उसकी वजह से उन्होंने सारा का सारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो उसको फिल किया था। जब नॉर्दर्न प्लेन्स बने थे तो आपको पता है कि वो इतने ज़्यादा प्लेन्स नहीं थे जैसे कि वो अब हैं। तो यहाँ पे होती है, और अब यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है तो यहाँ लेस होता है। ये मैं नहीं कह रही कि यहाँ पे होता है, पर लेस सॉइल इरोजन होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा वो कहाँ से लाएंगे, पहाड़ों से बहुत तेज़ी से बह रही थी, ला रही थी। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए लेस है। अगर हम बात करें, डीप है ये काफ़ी, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने देखा पहाड़ों से निकली तो ये बहुत तेज़ी से बह रही थी, प्लेन एरियाज़ में आके ये स्लो हो गई। स्लो होने की वजह से इन्होंने काफ़ी डेपोजिशन किया, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन वर्ड आपने सुना है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, क्योंकि जब वाटर स्लो हो जाएगा तो क्या होगा उसमें कि जितना भी वो सिल्ट लेके आई थी, जितना भी वो मिट्टी लेके आई थी, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। और पानी क्योंकि स्लो हो गया है, स्लोप्स एरिया पे, बिल्कुल फ्लैट एरिया, प्लेन एरिया पे चल रहा है, तो पानी जो है वो नीचे बैठना शुरू करेगा। तो इससे क्या होगा कि अपने अपर कोर्स पे तो इसने इरोजन किया, नीचे वाले कोर्स पे उसने उसको छोड़ना शुरू कर दिया, सेडिमेंटेशन शुरू हो गया वहाँ पे। तो इसने क्या किया, यहाँ पे ये लॉन्ग तो है ही, लॉन्गर इन साइज तो है ही, ये डीपर भी है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द हिमालयन रिवर्स, इट इज़ इन डीपर, ओके, गहरी है ये। बट अगर हम बात करते हैं इनकी पेनिनसुलर रिवर्स की, दे आर शैलो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शैलो? दैट इज़, यू कैन से कि बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, छिछली नदियाँ हैं। छिछली मीन्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डेपोजिशन भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके वो भी नहीं है, सीजनल इन नेचर है, तो ये शैलो है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ ले लेते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल्स, ठीक है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप NTSC के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू विल गेट द ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज वन ऑप्शन ओनली। बट अगर आप वैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं और वैसे अगर आप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करके रखना चाहते हैं, तो आपको हमेशा चीज़ों को याद करने के साथ, आपको हर क्वेश्चन के साथ यू शुड नो द एग्जाम्पल्स। तो आपका एग्जाम्पल क्या है, दैट वी कैन से दैट गंगा इज द गंगा, the Indus, the Brahmaputra, these are the Himalayan rivers। और अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे हमें नर्मदा मिल जाएगी, कावेरी, कृष्णा एटसेट्रा, मतलब जितनी भी नदियाँ हैं जो पेनिनसुलर में रहती हैं, इनको हम इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द पेनिनसुलर रिवर्स एंड द हिमालयन रिवर्स। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब हम बात कर रहे हैं इन रिवर्स के बारे में, जो हम रिवर सिस्टम कह रहे थे जिसको, ये रिवर सिस्टम क्या है? मैंने आपको बताया व्हेन अ रिवर flows along with its tributaries, these are known as the river system. ठीक है, उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, दैट इज कॉल्ड द इंडस रिवर सिस्टम. ठीक है, अब इंडस रिवर सिस्टम हमने देख लिया, नाम से पता चल रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर इंडस. इंडस रिवर कहाँ पे बहती है आपको पता है, भारत से होती हुई वो निकलती तो वो कहाँ से है. अब हमें देखना है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है. ठीक है, तो अगर हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करें, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर. मानसरोवर लेक. ठीक है, ये मानसरोवर लेक से निकलती हुई क्या करती है, इंडिया में एंटर करती है. मानसरोवर लेक आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में नहीं है. ठीक है, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया है. तो ये वहाँ से निकलती हुई, मानसरोवर से निकलती हुई ये इंडिया में, इट एंटर्स इन इंडिया एंड लद्दाख. अब लद्दाख क्या है आपको ध्यान रखना है, अभी अभी यूनियन टेरिटरी बना है इंडिया का, ये लास्ट ईयर ही. ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के थ्रू होती हुई वो इंडिया में एंटर कर जाती है. ठीक है, इंडिया में एंटर करने के बाद ये जो रिवर है ये फिर गिलगिट और बलूचिस्तान होती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है. ठीक है, तो पाकिस्तान इसका जो है सबसे ज़्यादा एरिया जो ये ड्रेन करती है वो पाकिस्तान में करती है. तो इसको अब हम बात करेंगे रिवर सिस्टम कह रहे थे, रिवर सिस्टम कैसी हुई. सो वी शुड नो द आंसर ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, हमें इसकी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए. सो ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस. जो आपको सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, क्योंकि बिना ट्रिब्यूटरी के कोई भी रिवर जो है वो रिवर सिस्टम नहीं बनता है. तो अगर हम बात करें द जस्कार, ठीक है, जस्कार इज द रिवर सिस्टम, सॉरी एक रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, द नुब्रा, सॉरी नुब्रा. ठीक है, नुब्रा, श्योक, Shyok is the tributary, and the Hunza. These are the tributaries of the Indus River system. तो ये इंडस रिवर सिस्टम की ये चार और भी छोटी मोटी बहुत सारी स्ट्रीम्स ज्वाइन करती हैं. आप पहाड़ों पे आपको पता है कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होती रहती हैं ये तो इसको सिर्फ ज्वाइन कहाँ पे कर रही हैं, इसको हम जिसे आज हम लद्दाख और जम्मू और कश्मीर का पार्ट कहते हैं क्योंकि वो डिवाइड हो गया है. अदरवाइज हम इसको ओवरऑल में कहते थे कि ये सारे जो है जम्मू कश्मीर इसको ज्वाइन करती थी. लेकिन इसके अलावा भी इसकी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, तो हम अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, द सतलुज, सतलुज के बारे में आपको पता है. ठीक है, द ब्यास रिवर, द रावी रिवर, द झेलम नदी. ठीक है, एंड लास्ट इज द चेनाब. ये सारे रिवर्स भी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज ही है. ठीक है, लेकिन सारी जो है कुछ इसको ज्वाइन करती हैं पाकिस्तान में जाके, कुछ थोड़ा और आगे जाके. मीन्स आपको पता है, अगर मैं ये बताऊं अब ये लास्ट इसका
मिलने का पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। मैंने अभी बताया हर रिवर जाके किसी न किसी बिग वाटर बॉडी में मिल जाती है। तो ये ईस्ट कराची में, ईस्ट कराची, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सारी रिवर्स हैं, ये कहाँ पे जाती हैं। ये एक्चुअली ये सारी की सारी जाके ज्वाइन करती हैं मिठानकोट, ज्वाइन इंडस इन मिठानकोट। मिठानकोट इट इज़ इन पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान के मिठानकोट में ये जाके इंडस को ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। और अब इंडस कहाँ गई, क्योंकि हर वाटर बॉडी को कहीं ना कहीं जाके मिलना है, सो ये अरेबियन सी में, ठीक है, जाके अरेबियन सी में मिलेगी, ठीक है। फाइनली अब क्या कहेंगे इसको, इट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। लेकिन वहाँ पे भी कोई शहर, कोई वो होगा, तो हम बोलते हैं इसको ईस्ट कराची में जाके मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे है कराची, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इस फाइनली ये वहाँ जाके वाटर बॉडी में, बिग वाटर बॉडी में मिल जाती है अरेबियन सी में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इस रिवर को कि हमने रिवर सिस्टम क्यों कहा। आपने इसके बहुत सारे वो भी देख लिए कि इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं और ये कहाँ से गुजर रही है, कितने लंबे एरिया को ये ड्रेन कर रही है। लेकिन इसकी एक दो चीज़ें और भी हम जो देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ ऑफ इंडस, एंड दिस इज 2900 किलोमीटर, ठीक है। इट इज़ 2900 किलोमीटर। आपको ये चीज़ें बहुत याद रखनी है एग्जाम्स में, क्योंकि आपके पास वहाँ ऑप्शन आएगा और बहुत पास के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो टोटल लेंथ इज 2900 किलोमीटर एंड इफ़ यू से इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द, नॉट द लॉन्गेस्ट, इट इज़ द वन ऑफ द। बहुत सारी नदियाँ जो लंबी हैं उनमें से इंडस का भी नाम है, ठीक है। तो अगर हम इंडस को, कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम, जब मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताऊंगी तो गंगा रिवर सिस्टम जो है वो काफ़ी लंबी है। तो अभी मैंने बोला था द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया इज़ गंगा रिवर सिस्टम। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर गंगा रिवर सिस्टम है और हम इसको लॉन्गेस्ट रिवर कह रहे हैं तो हमने इसको 2900 बोला, अगर उसको हम देखें तो वो सिर्फ 2500 ही लॉन्ग है, तो क्यों हम इंडस को लंबी रिवर नहीं कह रहे हैं। देखिए बेटा, आपको क्या देखना पड़ेगा, वी आर टॉकिंग, आपको क्वेश्चंस की तरफ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। अब हमने क्या देखा, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ बह रहा है, पाकिस्तान में बह रहा है, तो फिर हम पाकिस्तान की रिवर को हम काउंट नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वाई गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। गॉट इट। सो मेरे को लगता है कि आपको इंडस रिवर सिस्टम तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की, ठीक है। द गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम नाम से पता चल रहा है, गंगा हमारे देश की बहुत ही पवित्र नदी है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र। हमारे यहाँ आपको पता है हर रिचुअल को फॉलो करने से पहले, हर अपने कस्टम्स में हमें एक छोटे से पूजा पाठ में भी हम गंगा के जल को लेना नहीं बोलते हैं, यानी कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसलिए हम इसका सबसे पहले हमने क्या देखा था कि इंडस कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, ऐसे हम इसका भी ओरिजिनेशन देखेंगे। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, ठीक है। नॉर्मली लोग इसको गौमुख भी कहते हैं,
बट इट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द गंगोत्री। गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर तो आपको पता है, जहाँ लार्ज मास ऑफ द आइस दैट इज नॉन एज द ग्लेशियर, वहाँ से ये पिघलती है और रिवर के फॉर्म में आती है। उसके बाद ये धीरे धीरे वहाँ पे ये बहुत स्ट्रीम की फॉर्म में बहती है, आगे चलती हुई ये इसको लोग, इसका हेडवाटर को लोग ज़्यादातर भागीरथी के नाम से जानते हैं। भागीरथी, आपको पता भी होगा भागीरथी क्यों कहा जाता है, क्योंकि भागीरथी कौन थे? ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर गंगा को लाने वाले, अगर हम अपने हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि गंगा को लाने वाले भागीरथी जो थे वो एक बहुत बड़े क्षत्रिय थे और एक बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने बहुत लंबी तपस्या की थी और उसके बाद वो गंगा को धरती पर लेके आए थे, इसलिए उनके नाम पे ज़्यादातर इसको भागीरथी कहा जाता है। ठीक है, भागीरथी के अलावा अलकनंदा, ये दो रिवर्स दे मीट इन देवप्रयाग इन उत्तराखंड। गॉट इट? सो दोनों, प्रयाग वर्ड आपको समझ आ रहा होगा। प्रयाग कहाँ है? इलाहाबाद को आजकल उसका भी नाम चेंज होके प्रयागराज रख दिया गया है। तो देवप्रयाग, देवों की भूमि है उत्तराखंड में, ये दोनों वहाँ पे आके मिलती हैं आपस में, इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। उस जगह का नाम आपको याद रखना है, देवप्रयाग। ठीक है, और कौन कौन सी रिवर मिल रही है वहाँ पे? अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, आपस में आके मिल रही है उत्तराखंड में। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये प्लेन एरियाज में कहाँ एंटर करती है, तो प्लेन एरियाज में एंटर करने के लिए इट एंटर्स हरिद्वार इन प्लेन्स। अब हरिद्वार में इसने एंटर किया, ठीक है ना, इट एंटर्स इन हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में तो प्लेन, उससे पहले ये पहाड़ों पे भरी थी। जैसे ही उसने जहाँ पे एंटर किया, जो प्लेन एरिया है, इसीलिए इसको हरि का द्वार भी कहा जाता है, हरिद्वार। सो ये एक ऐसा, दिस इज फॉर ओपन एरिया। अब खुले में बहने लगी है। वहाँ तक तो ये बहुत छोटे से मैं कह रही थी कि बहुत ही पतले रूप में, पर वेलोसिटी बहुत तेज़ थी और वहाँ पे बह रही थी, और उसके बाद ये यहाँ पे आ गई थी हरिद्वार में। तो प्लेन एरियाज में से हरिद्वार में एंटर किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो है गंगा, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ट्रिब्यूटरीज मैंने क्या बताया था? सहायक नदियाँ। सो गंगा की तो सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, जैसे अभी हमने इंडस की भी देखी। तो अगर हम इसमें बात करें, द यमुना, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, यमुना के बाद हम बात करेंगे घाघरा। ठीक है, नेपाल से निकलती हुई आके जुड़ जाती है। द घाघरा की बात, और हम कौन सी रिवर की बात करेंगे? कोसी के अलावा अगर हम बात करेंगे, दैट इज द गंडक। ये रिवर्स हैं जो गंगा को ज्वाइन करती हैं। वैसे और भी बहुत सारी रिवर्स हैं। एक बहुत खास बात मैं आपको जो बताना चाहूँगी कि गंगा इलाहाबाद में मिलती है 3 नदियों से। हालांकि तीसरी नदी हमें कभी दिखाई नहीं दी है अभी तक, पर ऐसा माना जाता है कि पुराने ज़माने में वहाँ पे गंगा से मिलने के लिए गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं? मीट एट इलाहाबाद। लेकिन अब बेटा इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है और इसका नाम हो गया है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों नदियाँ मिलती हैं,
कुंभ का मेला भी लगता है, लोग दर्शन करने जाते हैं, बहुत ही पवित्र जगह है हमारे लिए ये। तो आपको याद रखना है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ गंगा और 2 नदियों के साथ इकट्ठे, वहाँ पे इकट्ठे इससे 3 नदियाँ आके मिल जाती हैं। सो गंगा, यमुना एंड सरस्वती। सरस्वती हमें दिखती नहीं है, दिखती सिर्फ 2 ही है, गंगा और यमुना आपस में मिलती हुई। पर ऐसा माना जाता है कि सरस्वती भी एक रिवर थी जो पहले मिला करती थी, लेकिन अब आपको पता है टाइम के साथ साथ पोल्यूशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सरस्वती रिवर जो है वो डिसअपीयर हो गई है, गुम हो गई है। ये तो रहा ये हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज की, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। अब हम बात कर रहे हैं, ये जो रिवर्स हैं ये सारी हिमालयन रिवर्स हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, पर कुछ ऐसे रिवर्स भी हैं जो पेनिनसुलर अपलैंड की तरफ से आके गंगा को ज्वाइन करती हैं। कितनी हैरानी की बात है कि वो पेनिनसुलर पार्ट से आके गंगा को ज्वाइन करती हैं। ऐसी जो रिवर्स है, द पेनिनसुलर रिवर और यू कैन से द ट्रिब्यूटरीज जॉइन गंगा। अब इनमें हम कौन कौन से नाम ले सकते हैं? द चंबल, ठीक है, द बेतवा एंड द सोन, ठीक है, सोन रिवर। तो ये 3 रिवर्स ऐसी हैं जो पेनिनसुलर पार्ट से आके और गंगा को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो ये तो रही गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात। अब हम ये देखेंगे कि ये जो गंगा है ये इस, और अभी तो हम उत्तर प्रदेश तक पहुँचे, अभी तो हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की। जब गंगा आगे बहती है इसके साथ बहुत सारी, अब हमने क्या बोला पहले ही कि जब ये अपर कोर्स में होती है तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा इरोजन करती हैं, तो अपने साथ ही बहुत ज़्यादा। अब गंडक, ये तो है नहीं कि सारे रिवर से एक ही जगह आके इसको ज्वाइन करिए, अलग अलग जगहों पे आके ज्वाइन करिए। तो जिस हिसाब से ये इसमें रिवर्स आके ज्वाइन करती हैं उसी हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा डेपोजिशन भी होता है, आके वो सेडिमेंटेशन भी करती हैं। तो इसलिए जब ये रिवर वेस्ट बंगाल में पहुंचती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जाके गंगा एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है, दैट इज सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा दैट इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब किसके थ्रू बनाया गया है? गंगा रिवर के थ्रू बनाया गया है। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा के अलावा सुंदरबन डेल्टा की और क्या क्या खास बातें हैं? ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, वर्ल्ड का ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, बहुत तेजी से बनता है ये, क्योंकि बहुत सारे रिवर्स के थ्रू लाया गया जो मटेरियल है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद it is also known as the home of the Royal Bengal tigers, home of the Royal Bengal tigers। ये भी इसकी खास बात आपको याद रखती है, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि इसका नाम सुंदरबन ही क्यों पड़ गया भाई, ठीक है। एक बहुत खास बात ये है कि इस डेल्टा में सुंदरी नाम के कुछ पेड़ होते हैं, सुंदरी ट्रीज। बिकॉज ऑफ द सुंदरी ट्रीज दिस डेल्टा इज नॉन एज द सुंदरबंस, ठीक है। तो सुंदरी ट्रीज जो है ये यहाँ के बहुत फेमस है, जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया। सुंदरबन मतलब सुंदरी ट्री, बन इज जंगल, तो इनकी वजह से, तो सुंदरी के पेड़ों की वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया, ठीक है। काफ़ी मार्शल लैंड है, हमेशा पानी से भरा रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी टाइप के यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ मिल जाएगी वैसे, लेकिन फेमस जो है ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर्स। अब हम बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल में जब ये पहुँची, ठीक है,
तो अभी तक हमने क्या देखा, गंगा को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही थी, ठीक है। अब ये गंगा जो है यहाँ पे खुद ही दो भागों में बट गई, जिसे मैंने वाटर डिवाइड कहा था आपको, ठीक है। उसको दूसरी बात में ट्रिब्यूटरीज आर द सहायक नदियाँ जो आके उसके साथ जुड़ गई, लेकिन यहाँ गंगा ही खुद दो भागों में बट गई, ठीक है। वन इज नॉन एज द भागीरथी, एंड सेकेंड वन इज नॉन एज द हुगली। अभी मैंने क्या बताया था, गंगा जहाँ से ओरिजिनेट हुई थी उसका नाम क्या था, भागीरथी, फिर आई यहाँ पे, फिर से इसको भागीरथी कहने लग गए। सेकेंड वन इज द हुगली, ठीक है। तो जो इसका एक स्ट्रीम है, ठीक है, एक स्ट्रीम जाके कहाँ मिल गया, बे ऑफ बंगाल में, जिसे हमारे यहाँ पे हमारे इंडियन माइथोलॉजी में गंगा सागर का नाम दिया जाता है। गंगा सागर क्यों कहते हैं गंगा सागर, क्योंकि गंगा और सागर दोनों आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे। दिस एरिया इज नॉन एज द गंगा सागर, बे ऑफ बंगाल में पर्टिकुलर जगह पे जाके मिलती है, जिसको हम गंगा सागर कहते हैं। जो इसकी दूसरी स्ट्रीम है, जो इसकी दूसरी ब्रांच है, वो बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में चली गई। और बांग्लादेश में इसने क्या किया, इसने जाके ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लिया। बांग्लादेश में चली गई जो है गंगा, एंड इट जॉइंस ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश में गंगा ने किसको ज्वाइन कर लिया, ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लिया। आपको ये ध्यान रखना है, इंडिया में नहीं किया उसने, ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन उसने बांग्लादेश में किया है, इसलिए हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इसका नाम जो है वहाँ पे गंगा नहीं है, अब वहाँ जाके इसका नाम चेंज हो जाता है, एंड दिस हियर इन बांग्लादेश इट इज नॉन एज मेघना। विच रिवर, मेघना रिवर, ठीक है। तो ये वहाँ पे मेघना रिवर के नाम से जानी जाएगी। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे लेंथ की, तो जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ गंगा इज 2500 किलोमीटर, ठीक है। इंडस कितनी थी, 2900 किलोमीटर, ये कितनी है, 2500 किलोमीटर। लेकिन इसका 2500 किलोमीटर का पूरा एरिया इंडिया के ही अंदर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवर सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि ये कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, originates from again from the मानसरोवर लेक, ठीक है। एंड मानसरोवर लेक जो है वो कहाँ से होता है, दैट इज, अब ये ईस्ट ऑफ मानसरोवर से होती है, ठीक है, ईस्ट मानसरोवर लेक से हो रही है। वहीं से और कौन सी रिवर निकली थी, आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस भी वहीं से निकली थी, पर इंडस उसकी वेस्ट साइड से निकली थी और ये इसके ईस्ट साइड से निकली है, ठीक है। मानसरोवर से ही सतलुज भी का भी उद्गम स्थल है। तो हमने क्या देखा कि ये जो रिवर सिस्टम है ये निकली है, दैट इज फ्रॉम द मानसरोवर, ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर। उसके अलावा हम देखेंगे कि वैसे ये काफ़ी बड़ी रिवर है, लेकिन इसका ज़्यादातर पार्ट इंडिया के बाहर है, ठीक है। सो लॉन्गर देन इंडस रिवर, अगर हम देखें इट इज लॉन्गर देन इंडस बट आउटसाइड द इंडिया, क्योंकि इसका
ज़्यादातर पार्ट जो है वो तिब्बत में बहता है, ठीक है, तिब्बत में बहता है। तो हमें क्या देखना है कि इसने इंडिया में कैसे एंटर किया, कहाँ से इसने एंटर किया। तो हम बात करें नमचा, इट एंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। एक अरुणाचल प्रदेश में एक जॉर्ज है, जॉर्ज किसे बोलते हैं, दर्रा होता है, जो जगह होती है दो पहाड़ों के बीच, जहाँ से उसको एंटर करने का मौका मिला, उसने वहाँ पे यू टर्न ले लिया, ठीक है, यू टर्न, जो जिसका नाम है उस जॉर्ज का नमचा बरवा, नमचा बरवा, ठीक है। और वहाँ से उसने यू टर्न लेके और रिवर ने इंडिया के अंदर एंटर किया, यानी कि वो इस तरीके से बहती हुई आ रही थी और यहाँ पे उसको जॉर्ज मिला और उसके बाद फिर वो ऐसे बहने लगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द, दिस यू टर्न वाला जो एरिया है जहाँ से उसने एंटर किया इस जॉर्ज के थ्रू, इसको हम बोलते हैं नमचा बरवा, ठीक है। सो नमचा बरवा एक जॉर्ज जिसके थ्रू अरुणाचल प्रदेश में उसने एंटर किया। अब हम फिर से बात करेंगे इसके ट्रिब्यूटरीज की। आपको ट्रिब्यूटरीज जरूर याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि बिना ट्रिब्यूटरीज के जो रिवर्स हैं वो कंप्लीट नहीं बनती हैं। सो ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो अगर हम इसकी बात करें, द दिहांग, ठीक है, द दिहांग के बाद दिबांग, दिबांग के बाद अगर हम बात करें, और भी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है, आपको पता है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश होने की वजह से वहाँ पे छोटी मोटी बहुत सारी स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होती रहती हैं और वो जाके ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती रहती हैं। आपको मैं बता दूं कि इस खास बात ब्रह्मपुत्र की है, ये जानी जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा बाढ़ आती है, इसकी बाढ़ की वजह से ही वो एरिया काफ़ी, इससे असम के पार्ट को ये हमेशा डुबा के रखती है पानी में, ठीक है। सो ये ब्रह्मपुत्र है, इसके अलावा इसकी बहुत कोई ख़ास बात नहीं है। दो बातें इसकी हम खास जो जानना चाहेंगे वो है कि इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो इन तिब्बत। सो इट्स नेम इन तिब्बत इज सांगपो रिवर, ठीक है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। और उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि गंगा ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है जाके बांग्लादेश में, तो इसका नाम तिब्बत में सांगपो है, जबकि बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। याद रखेंगे, यमुना इंडिया में है, जमुना इज इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र को वहाँ जमुना कहा जाता है, गंगा को मेघना कहा जा रहा है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जा रहा है। सो इट इज नॉन एज जमुना इन बांग्लादेश, गॉट इट। सो ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से। एक और जो खास बात है, मजौली, एक ये बहुत बड़े रिवराइन आइलैंड बनाती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा, जब ये तिब्बत में बहती है वहाँ, तो आपको पता है तिब्बत इज नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बहुत ज़्यादा आइस है, तो वहाँ से तो इसको कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती है, और मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा फ्लड्स लेके आती है, तो उन फ्लड्स की वजह से क्या होता है, ये बहुत जल्दी अपना रूट चेंज करती है, अपना रास्ता बदलती है। और रास्ता क्यों बदलती है, अभी मैंने बताया वाटर डिवाइड की वजह से। तो बहुत ज़्यादा ये छोटे छोटे रिवराइन आइलैंड्स, जो आइलैंड्स रिवर्स की वजह से बनते हैं, उसको हम रिवराइन आइलैंड्स बोलते हैं। तो इट इज़ नॉन एज द मजौली। इसने बहुत बड़ा एक रिवराइन आइलैंड बनाया है जिसको हम मजौली के नाम से जानते हैं। ये थी हिमालयन रिवर्स। अब हम बात करेंगे पेनिसुलर रिवर्स की। अब बेटा आपको इसमें बहुत
बहुत ज़्यादा, जैसे आपने हिमालयन रिवर्स के बारे में बहुत डिटेल में किया, इसमें इतना कुछ नहीं है क्योंकि छोटी रिवर्स हैं, बहुत ज़्यादा एरिया, लार्ज एरिया को ड्रेन नहीं करती हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया के रिवर सिस्टम का पार्ट है तो हमें इनको पढ़ना तो पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हमने रिवर का नाम लिखना है, ठीक है। रिवर का नाम लिखने के बाद हम उसकी ओरिजिनेशन लिखेंगे, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, और उसके बाद हम लिखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज और एरिया, इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड एज वेल एज एरिया या स्टेट्स, किन किन स्टेट्स में ये बहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा, अब नर्मदा है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ये अमरकंटक हिल से। कहाँ पे है ये अमरकंटक हिल्स जो है वो बेटा एमपी में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हमें ये देख रहे हैं कि ये कौन कौन से स्टेट्स में बहती है। तो हमने यहाँ पे देखा ये एमपी में ओरिजिनेट हुई थी, और ये मध्य प्रदेश, और उसके अलावा ये गुजरात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तापी, इनको बेसिन्स के नाम से जानोगे आप। सो द तापी, द नर्मदा, द तापी। तापी रिवर ये भी ओरिजिनेट होती है कहाँ से, सतपुड़ा रेंज से, सतपुड़ा रेंज, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, एमपी। ठीक है, ये भी एमपी से ही आ रही है, तो एमपी डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। बहती कहाँ का है, मध्य प्रदेश के लिए हम एमपी लिख देते हैं, एमपी। एमपी के अलावा ये गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है, तो अगर हम नर्मदा की बात कर रहे थे इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी रिवर इसको ज्वाइन नहीं करती है, इसलिए इसके बारे में हमने बात नहीं की। लेकिन अगर हम तापी की बात करें तो तापी की ट्रिब्यूटरीज है साबरमती, जो कि कहाँ बहती है, साबरमती के लाल, गुजरात में, यस, माही। उसके अलावा अगर हम बात करें भारतपुंजा नाम से एक रिवर है, भारतपुंजा, एंड उसके अलावा पेरियार रिवर। ये रिवर्स जो हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज द कावेरी से, ठीक है, या गोदावरी ले लेते हैं पहले, गोदावरी। गोदावरी की अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर, ठीक है। गंगा की कितनी थी, गंगा की कितनी थी, 2500 किलोमीटर। तो अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो सबसे लंबी रिवर है गोदावरी, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नासिक। नासिक कहाँ पे है, नासिक इन महाराष्ट्र, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और इसको लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। याद रखना है आपको, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा, दैट इज द गोदावरी, ठीक है। अब हम बात करें कि इसको, ये लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, इसको कौन कौन से स्टेट्स में बहती है, तो ये बहती है अगेन महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी,
अगर हम बात करें ये गुजरात में नहीं बहती है, ये बहती है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और उसके बाद ये बहती है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि अब ये किस तरफ जाएगी, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये जो दो रिवर्स हैं इनको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। ये दोनों जाके अरेबियन सी में मिलती हैं। बाकी अब मैं जितनी भी रिवर्स के बारे में बताऊंगी वो सारे के सारे बे ऑफ बंगाल में जाएंगे। तो ये दीज टू रिवर्स आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो एस्टुरीज बनाती हैं, कोई डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा बनाने से पहले ही जाके मिल जाती हैं। सो एमपी एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कौन कौन सी है, पूर्णा, वर्धा, ठीक है, पूर्णा और वर्धा के अलावा पेनगंगा, पेनगंगा के अलावा वेनगंगा, और भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स इसको ज्वाइन करती हैं। तो अगर हम बात करें कि ये इतनी सारी रिवर्स जो हैं, पूर्णा, वर्धा, ये पेनगंगा, वेनगंगा और एक माजरा, ये 3-4 रिवर्स ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं, उसकी वजह से ये लॉन्गेस्ट और बड़ी नदी मानी जाती है, जिसकी वजह से इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम 1-2 और रिवर्स की बात करेंगे जो वहाँ की मेन रिवर्स है। हम यहाँ पे लोकल रिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग कभी कहीं बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम ने ये वाली रिवर तो छोड़ी थी, मैम ने इसकी वाली तो बात ही नहीं की। एक्चुअली में हमें क्या देखना है, हम सिर्फ उन रिवर्स की बात करेंगे जो रिवर्स मेन है, जो रिवर सिस्टम का काम करिए, जो एक ड्रेनेज बेसिन का काम करिए। हम उन रिवर्स के बारे में बात नहीं करेंगे जो रिवर्स सिर्फ लोकल वजहों से जानी जाती है, जो छोटी मोटी नदियाँ हैं तो उनको नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट इज द महानदी। महानदी, अब महानदी जो है वो कौन सी रिवर है, दैट इज, ये कहाँ पे बहती है महानदी, हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ से तो ये निकलती है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं कि इसका फ्लोइंग एरिया कौन कौन सा है। तो ये बहती है, ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़ से निकलती है तो छत्तीसगढ़ में तो बहती ही होगी। महाराष्ट्र, ठीक है, उसके अलावा ये झारखंड में भी बहती है, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो रिवर है ये कितनी लंबी है। ये 860 किलोमीटर्स लंबी है। ठीक है, 860 किलोमीटर्स ये लंबी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कृष्णा रिवर की, द कृष्णा। ठीक है, कृष्णा रिवर जो है वो क्या है, 1400 किलोमीटर्स लंबी है। ठीक, तो 1400 किलोमीटर है और ये कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर इज इन महाराष्ट्र के पास है ये। ठीक है, इसको ज्वाइन करती हैं तुंगभद्रा, जरूरी नहीं है कि हर रिवर की आपको ड्रेनेज एरिया के बारे में पता हो या हर रिवर के आपको ट्रिब्यूटरीज के बारे में बहुत ज़्यादा पता हो, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में जानना जरूर चाहिए। ठीक है, कोयना, कोयना के अलावा अगर हम इसकी बात करें, घाट प्रभा, घाट प्रभा, और अगर हम बात करें नेक्स्ट इज भीमा।
ये रिवर्स, इसकी कौन सी रिवर्स है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये जाति कहाँ का है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है बेटा। उसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट रिवर की, दैट इज कावेरी, द कावेरी। ये जो कावेरी रिवर है ये 760 किलोमीटर लंबी है। ठीक, और ये ब्रह्मगिरी, ये ब्रह्मगिरी से ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मगिरी दैट इज इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये इसकी जो अगर हम कावेरी की बात करें, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये 3 स्टेट्स में बहती है। ये तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, और इसकी जो अगर हम उसकी बात करें ट्रिब्यूटरीज की, अमरावती, अमरावती, ठीक है, अमरावती के अलावा भवानी, एंड द पेरियार। ठीक है, काबिनी एंड पेरियार्स आर द, ये सारी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये हमारी जो है वो मेन पेनिसुलर रिवर्स हो गई। सिर्फ रिवर्स, जो रिवर्स होती हैं, सिर्फ रिवर्स से ही हमारा ये जो सिस्टम है ये नहीं चलता है। कहीं कभी कभार बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ रिवर तो नहीं होता है लेकिन पानी का कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना वहाँ पे, तो उन सोर्सेज को भी हम इसमें थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और वो है हमारे लेक्स। सो लेक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। अब लेक्स बनने कैसे कि जब फ्लड आता है, और फ्लड आता है तो जब वो पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो ओवरफ्लो होने की वजह से उन एरियाज़ में चला जाता है जो एरियाज़ लो लैंड में होते हैं। तो नदी ऐसा तो करेगी नहीं कि भाई अब मेरा पानी है वापस मेरे साथ चलो, पानी वहाँ रुक जाएगा। तो ऐसे पानी को हम वहाँ पे लेक बन जाएंगे। ये प्लेन एरियाज़ की बात होती है। अगर हम हिल एरियाज़ की बात करें तो पानी धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला मानसरोवर लेक से इंडस भी निकल रही है, मानसरोवर से सतलुज भी निकल रही है, मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र भी निकल रही है। तो आखिर वो पानी जो है वो क्या हुआ, वो मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होकर एक जगह इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद जब वो ओवरफ्लो हो गया तो वो रिवर बन गया। ठीक है, तो हम कुछ रिवर्स की बात करेंगे। उसमें हम सबसे पहले, मैं आपको ये भी बता दूं थोड़ा सा लेक से पहले, कि 2-4 ऐसी भी रिवर हैं जिनके बारे में जो हमारे ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंस तो रखती हैं, पर उनके बारे में बहुत बात नहीं होती है। जैसे सुवर्ण रेखा रिवर है। सुवर्ण रेखा रिवर जो है वो झारखंड की बहुत बड़ी रिवर है। जमशेदपुर जो नगर है वो सुवर्ण रेखा की नदी के किनारे पे बसा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे टाटा और स्टील का प्लांट लगा हुआ है। दामोदर रिवर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर ये इतनी रिवर्स नहीं है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हम अगर बात करें तो बहुत लंबा इनका कोर्स नहीं है और बहुत ज़्यादा इनका, बट ये है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए या हमारे लोगों की सर्वाइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे थे लेक्स की, तो हमारे जो लेक्स हैं, ये लेक्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। वन इज़ द फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज नॉन एज द सॉल्ट वाटर लेक। तो अगर हम फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो वुलर। अब फ्रेश वाटर लेक क्या होता है? फ्रेश वाटर लेक का मतलब होता है कि वो लेक जहाँ मीठा पानी होता है, ठीक है, उसको हम, तो वुलर लेक की बात करें, हम डल लेक की बात करें, ठीक है, भीमताल, लोकटक, भीमताल, नैनीताल, ये
सारे के सारे जो है यहाँ ये फ्रेश वाटर लेक्स है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एम्यूज़मेंट पार्क के लिए यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है और बहुत कुछ ऐसा किया जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुलर लेक है, डल लेक है, लोकटक लेक है, भीमतल तक है, और ये बारापानी और ये बहुत सारे लेक्स हैं जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जो आपको याद कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सॉल्ट वाटर लेक की, तो वैसे तो बहुत सारी सॉल्ट वाटर लेक है, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कॉल्ड द चिलिका लेक। ये उड़ीसा में है। एंड सेकेंड वन इज द सांबर लेक, इट इज़ इन राजस्थान एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़े सॉल्ट वाटर लेक हैं और इनका बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन अगर इम्पोर्टेंस कही जाए तो बहुत है। लेक्स को एम्यूज़मेंट पार्क के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पार्क के लिए, इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और लेक की बात होती है दैट इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल लेक। अब आर्टिफिशियल लेक क्या हुआ? आर्टिफिशियल लेक ये तो सारे नेचुरल लेक्स हो गए ना, अपने आप बन गए हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक तब बनाया जाता है जब कोई डैम बनाया जाता है, तो डैम का पानी अगर बारिश का बहुत ज़्यादा पानी आएगा और बाढ़ आ जाएगी तो ओवरफ्लो करेगा पानी। उस पानी को कहाँ स्टोर किया जाए ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो उस पानी को हम यूज़ कर सकें। तो ऐसे पानी को रोकने के लिए हम जो पानी जो लेक बनाते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक। और उस आर्टिफिशियल लेक में अगर हम बात करें तो भाखड़ा नांगल डैम के पास एक लेक बनाई गई है जिसको बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह लेक। तो एक हम आर्टिफिशियल लेक की भी बात करते थे, दैट इज गुरु गोविंद सिंह लेक, ठीक है। तो ये जो है ये आर्टिफिशियल लेक है। तो और भी बहुत सारे लेक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। पोलीकेट लेक है, दमदमा लेक है, बहुत सारी लेक्स हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा उनकी इम्पॉर्टेंस है क्योंकि बिना लेक के, बिना रिवर्स के, दीज रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिविलाइजेशन। आपको पता है कि दुनिया में हम बहुत सारे, खाने के बगैर भी हम एक दिन रह सकते हैं, पानी के बगैर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी है तो सब कुछ है। इसलिए तो सेव वाटर, जल ही जीवन है, इस स्लोगन को आप बार बार लिखते हैं, आप बार बार करते हैं। इसको समझना है, आपको इम्पोर्टेंस को समझना है, पोल्यूशन को रोकना है, वाटर पोल्यूशन को रोकना है, और आराम से लाइफ को चलाने के लिए आपको मेंटेन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी चाहिए। तो किस तरीके से वाटर्स पोल्यूट होते हैं, किस तरीके से वाटर्स को हम मैनेज करते हैं, कैसे कंजर्व करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगी। तब तक मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को देखें, पढ़ें, सीखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।